बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त नाजुक मोड़ पर खड़ी हुई है। ईरान और इसराइल का तनाज़ा जो है वो रुकने का तो कहीं पर नाम नहीं ले रहा, लेकिन आलमी ज़मीर को ज़रूर झंझोड़ रहा है कि कोई आगे बढ़े और आगे बढ़कर इस तनाज़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी हद पर रोकने की कोशिश करे। सबको उम्मीदें थी कि अमेरिका शायद आगे बढ़ेगा और वो कोई किरदार उसमें अदा करेगा, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जिस तरह से ट्रंप ने किरदार अदा किया था, और वो कहते भी रहे कि वो किरदार अदा कर सकते हैं। और राइट नाउ भी वो ये बात कर रहे हैं कि वो जब चाहें इस जंग को रुकवा सकते हैं, लेकिन हमें कुछ कन्फ्यूजन भी उनके स्टेटमेंट्स के अंदर और कौलो फेल का तजाद भी नज़र आ रहा है। कभी वो G7 इजलास से उठकर जल्दी वापस आ जाते हैं, कनाडा से अपना दौरा वो जल्दी ख़त्म करके वाशिंगटन पहुँच जाते हैं, और कभी वो ये कहते हैं कि ईरान को मेज़ पर आ जाना चाहिए मुज़ाकरात करने के लिए। कभी वो कहते हैं कि तेहरान को खाली कर दिया जाए क्योंकि इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान ने भी अपना सिफारती अमला जो है वो वापस बुला लिया, और जितना भी एक्स्ट्रा लोग वहाँ पर मौजूद थे जो गैर ज़रूरी थे, जिनका होना वहाँ पर ज़रूरी नहीं था, उनको भी वापस बुला लिया गया है। तो क्या वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कोई बड़ी जंग छिड़ने वाली है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ बात करेंगे कि इसराइल की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनई को अगर खुदा न खास्ता ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर ये जंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अमेरिका की जानिब से इसको वीटो कर दिया गया है। इसके अंदर कितनी सदाकत है, इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं। उनका दौरा कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और वहाँ पर उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात की है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खबर आई है, वो ये कि तहरीक इंसाफ एहतजाज को मौखर कर चुकी है 2 हफ्तों के लिए। बानी PTI की जानिब से ये कहा गया है, पैगाम पहुँचाया गया है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ईरान इसराइल तनाज़े के तनाजुर में किया गया या फिर PTI वाकई एहतजाज के लिए तैयार नहीं थी। अपने पैनल का मैं तारुफ करवा देते हैं। ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ज़रक़ा साहिबा में ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर अफनारुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। और ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, हमें ज्वाइन करिए वीडियो लिंक के थ्रू, उनका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आप लोगों की इजाज़त से मैं उनसे अगर आगाज़ करूँ। ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं? ये डेवलपमेंट पिछले 13 जून से आगाज़ हुआ था इसका, और अभी तक आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या वाकई ईरान ने इतना हैरान कर दिया है कि ट्रंप भी परेशान होकर रह गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है? ये इन्होंने ये समझा कि ईरान बिल्कुल कमज़ोर मुल्क है, जैसे इराक, लिबिया, सीरिया या लेबनान को जो करते रहे हैं, और उसके बाद जिस तरीके से जुल्म पैलेस्टाइन में, गजा में की है, तो ये इसी तरह कर लेंगे। लेकिन देखिए, ईरान इज़ अ वेरी रेजिलेंट कंट्री, नंबर 1। सेकंड, बड़ी अपराइट और बहुत ही जो खुददार कौम है, और वो उनको ये पता था कि हमारा ये आज का दिन कहीं ना कहीं आना है। इसलिए उन्होंने सिर्फ जोर दिए इंडिजिनस वेपनाइजेशन में। उन्होंने क्रूज मिसाइल्स, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल खुद बनाए, चाहे नॉर्थ कोरिया से सपोर्ट ली या रशिया से सपोर्ट ली। उसके बाद उन्होंने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, और फिर ड्रोन्स अपने उन्होंने इंडिजिनस ने और बहुत ज्यादा तादाद में बनाए, जो कि इन सबको सरप्राइज हुआ है। सेकंड, उसके बाद देखें, इन्होंने ये समझा इजराइल ने और अमेरिकन ने कि शायद इस वक्त ईरान सबसे कमजोर पोजीशन में है, क्योंकि उन्होंने आपके सामने हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया, बहुत लेबनान में मारा, उनको काफी कमजोर किया, उन लीडरशिप को मारा, हमास की लीडरशिप को मारा, कमजोर किया, हुतीस को बहुत ज्यादा कमजोर किया। फिर अल्टीमेटली सीरिया में जाके जब चले गए, तो ये जो तीनों प्रॉक्सी थी ईरान की, इनको ब्लॉक कर दिया कि उनको वेपन एम्बुलेंस ना जाए, क्योंकि इजराइल को ये फिक्र होती थी कि जब भी हम ईरान पर अटैक करेंगे तो पीछे ये तीनों जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, ये हमारे पर मिसाइल फायर करेंगी। लेकिन इन्होंने तैयारी की हुई थी, और जब इजराइल ने स्टार्ट किया तो आपके सामने रिजल्ट देख लें। हाँ, एक बहुत बड़ा इनका फेलियर है, वो इंटेलिजेंस फेलियर। जी, इंटेलिजेंस फेलियर पे ही मैं आने लगी थी। डिफेंड उस तरह से नहीं कर सका ईरान आगाज। देखिए, उसमें ये इनके कमर में जो छुरा घूमता है ना, वो है इंडिया। इंडिया ने रॉ जो वहां पर चाबहार में BLF को ट्रेन कर रही थी, और वहां पर ये आपको याद है, गुलबख्श जादेब भी वहीं से आया, जहां रॉ ने और मोसाद ने मिलकर बहुत बड़ा इंटरनल नेटवर्क क्रिएट किया, जिसने अपनी जड़ें पूरी वहां फैलाई। जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये BLF को इंडिया कर रहा है, इसी तरह वहां उन्होंने उसको फैलाया। उन्होंने एक एक इंफॉर्मेशन ली कि कहाँ उनका कौन सा कमांडर जनरल, कौन सा साइंटिस्ट कहाँ रहता है, सारी इंफॉर्मेशन ले ली, और वहीं से उन्होंने स्मगल किए ये
ड्रोन्स को और वेपन्स को असेंबल किया ईरान में और उड़ा के उन सबको उड़ा दिया, वहां पर नुकसान किया। अब ईरान को पता चला कि उनके के साथ कौन दुश्मन पता कौन चला है। और दोस्त फिर था। पार्लियामेंट के अंदर हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते हुए देखे, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए भी अब नजर आ रहे हैं हमें। अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो इस वक्त आपको लगता है क्या है? क्योंकि एक तरफ ट्रम्प कह रहे हैं कि तेहरान को खाली कर दिया जाए, ये धमकी भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात भी हुई है प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट से। आपको लगता है कि इसी तनाजुर में हुई है कि वहाँ से अपने बुला लिया जाए एंड समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन देयर? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो जंग है वो तो एस्केलेट कर रही है जैसे जैसे एक एक दिन गुजरता जा रहा है, और उसकी जो हमले करने की नौयत है और जो टारगेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसकी सेवेरिटी बढ़ती जा रही है। तो उसके अंदर, और जो कल रात को जो धमकी दिया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हालांकि इसकी कोई लॉजिकल सेंस वैसे बनती नहीं है कि अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं है, मगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो धमकी दे रहा है ईरान को कि आप तेहरान को खाली कर दें। और तेहरान बहुत बड़ा शहर है, उस पर बहुत बड़ी आबादी है उसको इस तरह खाली कर देना, तो ये मतलब कि इससे लगता है कि मामला कहीं बहुत ख़तरनाक मोड़ ना ले ले किसी भी वक्त। और जितने ये लोग पागल हैं, ये नेतन्याहू वगैरह, और जिस किस्म की इनकी बिलीव्स हैं, ये इनसे कोई बात नहीं कि ये न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दें। और मुझे लगता है ये है कि इनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये इसी तरफ मामले को लेके जाएं और दुनिया के अंदर जो है वो बहुत बड़ी तबाही। पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन के अंदर खुदा न खास्ता होती है तो पाकिस्तान की पोजीशन आपको लगता है क्या हो सकती है? क्या रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला ने हमें जो है वो मुसलमान ममालिक में सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क बनाया है, और खाली मुसलमान ममालिक में नहीं, इस दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों में हमारा शुमार होता है। तो हम पे ज़ाहिर है ताकत के साथ आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरीके से जो है उसको पूरा करें। और हमारा माजी में हमने बहुत सारे मुसलमान ममालिक की मदद भी की है, चाहे वो बोस्निया हो, अल्जीरिया हो, बहुत सारे ममालिक की जो इंडिपेंडेंस है उसकी जो तहरीक है उनके अंदर पाकिस्तान ने बड़ी मदद की है। अफगानिस्तान में हमने 2 दफ़ा जंगें लड़ी हैं। तो हमें ये बात ज़ाहिर ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि देखें, अगर ईरान को भी ये गिरा लेते हैं, इन्होंने लीबिया को तबाह कर दिया, इन्होंने सीरिया को तबाह कर दिया, इन्होंने लेबनान को कर दिया, इन्होंने इराक़ को कर दिया, इन्होंने 2 दफ़ा अफगानिस्तान को कर दिया, तो अगर ये अब ईरान को भी फ़र्ज़ करें कि ये तबाह कर देते हैं, तेहरान को तबाह कर देते हैं, इनका जो प्लान लग रहा है, तो उसके बाद आपके ख्याल में लॉजिकल क्या ही हो सकता है? हो सकता है टर्की की बारी आए, हो सकता है हमारी आए, हो सकता है सऊदी अरेबिया की आए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा नंबर जरूर लग गया। तो पाकिस्तान, शर्मिला की तरफ से, पाकिस्तान इसके अंदर कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता? हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि हमें मिलकर इकट्ठे होना चाहिए और इजराइल जो है उसके बारे में बात करनी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए। तो पाकिस्तान खुद क्यों इनिशिएटिव नहीं लेता? आपको क्या लगता है शर्मिला? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव तो लिया है, ग्लोबली डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स किए उन्होंने, और पाकिस्तान के एफ़र्ट्स रहे हैं यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलवाना, दैट वाज पाकिस्तान एफ़र्ट्स। और उन्होंने रोम के अंदर और मस्कत के अंदर देयर वर 4 राउंड्स ऑफ टॉक्स, और पाकिस्तान ने कोशिश की है कि डी एस्केलेशन ऑफ दैट इज़ एज मच एज पाकिस्तान कैन डू। बात यह है कि अगेन इज़राइल इज़ अ लूज कैनन, एक जारहाना मुल्क है जिसने पहले फ़लस्तीन के ऊपर बर्बरियत बर्पा करी और अब ईरान के ऊपर हमला किया है। देखिए, ख़ित्ते में और दुनिया में इट इज़ नॉट फीजिबल फॉर एनीबडी कि ये एस्केलेट होकर एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ चले जाए। अच्छा, पाकिस्तान के लिए तो स्ट्रेटेजिकली और रीजनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है, एक तरफ ईरान है। तो अगर खुदा न खासा एस्केलेट होता है तो पाकिस्तान विल बी एम्ब्रॉयड इन दिस, पाकिस्तान पे इसके असरात आएंगे 100%। और अभी आप देखिए जिस तरीके से रातों रात ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं, और फिर अगर ज़्यादा एस्केलेट होती हैं और डिस्ट्रप्शंस डिसलोकेशंस होती हैं तो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो आपको फ्यूल की शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त भी वैसे वहाँ से खबरें आ रही हैं वहाँ पर, एंड इट कुड बिकम वर्स। और फिर आप देखिए, अभी हमने रिसेंटली बजट दिया है, और बजट पे हमारा जो रेवेन्यू के टारगेट से, उसमें अगर आप PDL देखें और पेट्रोलियम की प्राइसेस के हवाले से देखें तो 1 ट्रिलियन रुपीज़ हैं। अगर ये फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं, जो कि बढ़ेंगी, देयर इज़ नो डाउट, बिकॉज डिस्ट्रप्शंस होंगी,
तो फ्यूल कंजम्पशन नीचे जाएगी, फ्यूल कंजम्पशन नीचे जाएगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू नीचे जाएगा, तो आपका बजट वैसे ही इधर उधर हो जाएगा। इट कैन आल्सो इंक्रीज बिकॉज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया जाता है जो ईरान, वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि अगर वो रूट्स बंद हो जाते हैं तमाम चीज़ें, तो ये बहुत सारी चीज़ें, इट्स जस्ट नॉट कि आपकी ज्योग्राफिकली आपको फ़र्क पड़ेगा बल्कि अदरवाइज टू। और देखिए जो दुनिया में जो दीगर ममालिक हैं, बिलखुसूस जो इस्लामिक ममालिक हैं, उनकी खामोशी अगेन जो हमने फ़लस्तीन के हवाले से देखी जी, और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से क्लैंडस्टाइनली वो इज़राइल का साथ दे रहे हैं क्योंकि उनकी एयर स्पेस यूज़ हो रही है, तो आप उनकी साइड ले रहे हैं ना, तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान जहाँ तक ईरान का साथ दे सकता है वहाँ तक दे रहा है, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान को ये जो फेक न्यूज़ और उसका भी सामना करना पड़ रहा है, ये जो वो भी पॉइंट AI जनरेटेड वीडियो तमाम चीज़ें, इसको हमने बड़ा डिनाई किया। फिर ये भी बाज़ गश करती रही बात कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसको इस्तेमाल करेगा ईरान की मदद के लिए, जो हमारे सागदार साहब को क्लैरिटी देनी पड़ी सेनेट के अंदर, देनी पड़ी, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रूमर्स थी, बिल्कुल ऐसे। तो पाकिस्तान देखिए अभी से चीज़ों के अंदर थोड़ा सा आप नजर आ रहा होगा रिस्ट्रेंट का भी मुजाहिरा कर रहा है, देन रिस्पॉन्सिबली भी बिहेव कर रहा है, बिल्कुल वी कैन सी दैट। डॉक्टर ज़रका, अच्छे से हैंडल कर रही है इस सिचुएशन को गवर्नमेंट राइट नाउ? PTI क्या सोच रही है? मेरा ख्याल है जी, देखिए ऐसे मौके पे कोई PTI कोई पीपल्स पार्टी नहीं होता, सब पाकिस्तानी होते हैं और सब पाकिस्तान के लिए, सब पाकिस्तान के झंडे के तले सब लोग इकट्ठे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हम सब पाकिस्तानी पहले हैं, बाकी सब कुछ बाद में आता है। सो इस वक्त आप देखिए, ये तो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब, तो आप गूगल करें तो आपके सामने ग्रेटर इजराइल आ जाएगा। सारा मिडल ईस्ट उन्होंने उसको रीडिज़ाइन किया हुआ है, वो नहीं चाहते कि मिडल ईस्ट में, और उन्होंने एक एक करके लबनान, सीरिया, जैसे अफनान साहब ने फरमाया, और इराक, और फिर अब ईरान जो उनका आखिरी हदफ था, UAE और सऊदी अरेबिया के साथ उनके और किस्म के मरासिम है। बहरहाल जो भी कुछ है उस पूरे खित्ते को, इजिप्ट और जॉर्डन तो बड़े अरसे से, सो अब, और इसमें भी मेरा ख्याल है किसी पाकिस्तानी को शक नहीं होना चाहिए कि हमारा नंबर बहुत ऊपर है उनके लिए। और अभी आप देखिए कि हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान पे अनप्रोवोक्ड अटैक किया था तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड था, सिर्फ एक मुल्क उनके साथ था, वो था इजराइल। और इजराइल के जो मिसाइल्स थे, जो उनके ड्रोन्स थे, वो यहाँ पर आए और वो किस तरह से हमारी सब तनसीबात की कोशिश की उन्होंने कि तस्वीरें लें, तो जाहिर है उसमें उनका मकसद यही था कि वो हमारे न्यूक्लियर आर्मामेंट से ही थ्रेटन फील करते हैं। तो पाकिस्तान का जो एक बड़ा ज़िम्मेवाराना और एक बड़ी मैच्योर रिस्पॉन्स है, जिसमें पाकिस्तान सफारतकारी बहुत अच्छी हमेशा से करते आया है। आप देखिए, जब पिछली दफ़ा जब हमारी PTI की हुकूमत थी और फ़लस्तीन पे इजराइल ने हमला किया था, तो तब शाह महमूद कुरैशी साहब टर्की गए, फिर वहाँ से यूनाइटेड नेशंस गए, जनरल असेंबली की इजलास हुआ जिसमें कि कंडेम किया गया, जिसकी वजह से फिर जंग रुकने में बहुत मदद मिली। तो पाकिस्तान को ये जो सेंट्रल रोल है, और पाकिस्तान हमेशा से बहुत अच्छी सफारतकारी करता रहा है। इस वक्त डिप्लोमेसी, डॉक्टर ज़रका, खान साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आया? देखिए, खान साहब तो इस वक्त एक बड़ी आइसोलेटेड स्टेट में है, उनको पता नहीं क्या खबरें मिल रही हैं, उनको अखबार भी मिल रहे हैं। हम आज वैसे मुलाकात हुई थी उनकी बहन की, वो तो उनकी फैमिली है ना जी, फैमिली की मुलाकात पे आप ये नहीं कह सकते कि सियासी क्या मसाइल चल रहे हैं। वो उन्होंने ये कहा कि आलमी हालात का उनको इल्म है। जी बिल्कुल इल्म तो होगा, लेकिन मकसद मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हम सब खान साहब के स्टेटमेंट जानते हैं। कह रही हूँ क्योंकि जिस टाइम पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट था, उस टाइम पे बड़ी तनकीद की गई थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई बयान नहीं दिया या कंडेम नहीं किया है। अब खान साहब अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर खान साहब के तो देखिए बयान हमेशा से यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर पे उन्होंने जाके बोला हुआ है। खान साहब ने इस्लामोफोबिया, खान साहब ने मुस्लिम उम्मा के इकट्ठे होने पे 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस कराई थी खान साहब ने, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। नवाज शरीफ साहब हमारे पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके, हमें उनसे यही शिकवा रहता है कि कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेते या मोदी साहब के साथ उनके मरासिम में। देखिए, ये वक्त नहीं है इस किस्म की बातें करने का, ये वक्त है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए हम खड़े हों, और ये जो आपस की जो चपकलिश होती है ना, ये लोगों के अपने इंटरेस्ट होते हैं। ये बहुत अच्छी बात कर रही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मैच्योर एटीट्यूड है राइट नाउ PTI का, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट था उस वक्त PTI
पीटीआई ने इस तरह से रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं किया था, मुज़ाकरात के टेबल पर नहीं आए, एक बड़ी सिक्योरिटी की मीटिंग हुई तो उसके अंदर भी पहले कहा कि हम चले जाएंगे, उसके बाद इनकार कर दिया, वहाँ पर हमें क्यों नहीं देखने को मिला पीटीआई का? मेरा नहीं ख्याल जी ऐसी कोई बात है। पीटीआई पहले दिन से पाकिस्तानी पार्टी है, कहीं और की नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया और जो बहुत से आपको पता है पाकिस्तान के दुश्मन एक नहीं है। पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर्स क्यों होती हैं पाकिस्तान में, क्यों इस वक्त बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, उसकी वजह ये नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया के मुमालिक अपनी तसल्लुत चाहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से पाकिस्तान, आप ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया पे अगर कुछ हो रहा है तो वो पीटीआई ने कराया, वो कोई भी करा सकता है। नहीं, इट इज नॉट ऑन सोशल मीडिया, जितने भी नेशनल टेलीविजन है उन्होंने रिपोर्ट किया, इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी होते हैं। खैर मैं ब्रिगेड साहब की तरफ चली जाती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की राइट नाउ जो आप पॉलिटिक्स है उसको किस तरह से देख रहे हैं, या ऑपोजिशन जिस तरह से इस वक्त बिहेव करी है? वैसे तो डॉक्टर जरका ने क्लियर कर दिया कि सब ऑन बोर्ड ही हैं और ये मसला जो है वो पाकिस्तान का मसला होगा अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है। इसी तरह से करना चाहिए या पाकिस्तान को और स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए और एक ज्यादा क्लियर मैसेज जाना चाहिए दुनिया को कि सब एक पेज पर है जब भी पाकिस्तान की सलामती की बात आएगी? आई थिंक पाकिस्तान की इस दफा जो ये हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट रही है एक्सीलेंट है। जिस खुले अंदाज से पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया है डिप्लोमेटिकली, मॉरली, उसके बाद आपने इखलाकी तौर पे हर लिहाज से जो बात की, आई थिंक इससे ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते थे। और ईरान को बड़ा क्लियर पता चल गया होगा कि पाकिस्तान ईरान का दुश्मन कौन है और उसका दोस्त कौन है और कौन मुश्किल वक्त में कौन खड़ा है। और आपने उनके असम्बली में जब तशक्कुर पाकिस्तान के नारे सुने हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो कौम कितनी पाकिस्तान की शुक्रगुजार है। और फिर उसके बाद जो अभी भी आपने 21 ममालिक ने जो पाकिस्तान ने लीड लेके एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, जिसमें सऊदी अरब, तुर्किया और बाकी ममालिक हैं, कि उन्होंने इजराइल को अग्रेसर कहा है और ईरान का हक है कि वो अपने डिफेंस के लिए जो कर सकता करे और फौरन डी-एस्केलेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान ने इतने, और असेंबली में जिस तरीके से बयान दिए गए हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी थी। और जिस तरीके से ये जो इस वक्त जिस तरीके से ये इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये फेक न्यूज़ निकाली गई हैं, बाकायदा कहा गया कि पाकिस्तान अगर ईरान पे अटैक करता है न्यूक्लियर तो पाकिस्तान इजराइल पे कर देगा। ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट थी। ब्रिगेडियर साहब, ये जो यूनिटी की आप बात कर रहे हैं कि 21 ममालिक जो हैं मुस्लिम ममालिक वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने बड़ा कंडेम भी किया है, डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन ये कंडेमनेशन या फिर ये यूनिटी हमें गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पर उस तरह से क्यों नज़र नहीं आई? क्यों मुस्लिम दुनिया ठीक है मजम्मत करने की हद तक या फिर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाकर बात करने की हद तक तो ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, OIC इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। अगर गज़ा की सिचुएशन देखें वहाँ पर तो अब पहले तो उनको बमों से मारा है, अब उनको भूख से मारा जा रहा है। देखें यही इसी बात पे इजराइल इनकरेज होके ईरान पे गया। उसने कहा कि देखें मैंने लेबनान को तबाही कर दी, हिजबुल्लाह को मार दिया, कोई नहीं बोला। गजा में जुल्म बर्बरी की इंतहा कर दी, जेनोसाइड बच्चों का, औरतों का, जो कुछ करना था कर दिया। अरब ममालिक बोले नहीं, लिप सर्विस सिर्फ। उसके बाद इस तरह होतीस का देख लें, फिर सीरिया में देख लें व्हाट हैज हैपेंड। और उसके बाद अब जब ईरान में गए हैं तो अब उनको ये समझ आइए कि हु इज इन लाइन, दैट इज द प्रॉब्लम। आप अगर शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर रेत में डाल के बैठ जाएं और ये कहें जी हमें कोई नहीं देख रहा, दैट इज रॉन्ग। आपकी बारी आ रही है। और देखें, याद रखें, वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क पाकिस्तान है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें अपनी बका सलामती के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हमें अपनी मुसल्लह अफवाज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। नंबर 2, हमें यूनिटी रखनी है, पॉलिटिकल कंसेंसस रखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, यही सोच के ईरान की तरह कि एक दिन हमारी तरफ इन सब का रुख होना है।
ऐसे ही है। और ये कोई नई बात तो है नहीं। 2011 का एक इंटरव्यू बड़ा फेमस हो रहा है नेतन्याहू का, जिसमें उन्होंने ईरान और पाकिस्तान दोनों की बात की थी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक मैं कमेंट आपसे चाहूँगी कि ट्रंप के ऊपर भी ले लूँ, उसके बाद मैं अपने बाकी मेहमानों से भी इस पर कमेंट लूँगी कि ट्रंप ने जब इलेक्शन कैंपेन की, चाहे वो पहला टेन्योर हो या फिर अब ये जो दूसरा टेन्योर है उनका, उसमें उन्होंने बात की नो वॉर, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और हम दूसरों की जंगों के अंदर फरीक नहीं बनेंगे या हम अपने सासे जो है ना उनको बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है ट्रंप एक वॉर मॉन्गर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये तब्दीली आपको क्यों लग रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ द इजराइल? ही इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल, और उसके बाद उनकी पता ही नहीं चलता कि वो क्या सोच रहे हैं। देखें उन्होंने क्या उन्होंने जो यूक्रेन की और रशिया की बात रुकवा ली, नहीं रुकवाई। गाजा में जो जुल्म बर्बरीत हुई है, क्या अमेरिका ने इसको रुकवा लिया? उसके बाद आपने सीरिया में वो चले गए, और अब खुला वो ईरान को थ्रेट कर रहे हैं कि आप तेहरान खाली कर दे। मैंने हु द हेल आर यू टू से लाइक दिस? आई मीन, एक सॉवरेन मुल्क को क्या यहाँ पर कोई जंगल का कानून है, या यूनाइटेड नेशन को रिडंडेंट खत्म कर दें? आपने लीग ऑफ नेशन बनाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको भी खत्म कर दिया। आपने यूनाइटेड नेशन बनाए, आपने उसको खत्म कर दिया। जंगल का कानून बन गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आई मीन दिस इज वेरी वेरी अनफेयर। और जिस तरीके से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आई मीन यू हैव नो राइट टू से लाइक दिस। एक सॉवरेन मुल्क आप चढ़ थोड़े हैं, अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हम आ रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आई थिंक ईरान इज बड़ा एक कॉर्पोरेट मुल्क है, उनकी बड़ी हिस्ट्री है। एट द सेम टाइम ये भी बात करें ब्रिगेडियर साहब के ईरान को फौरी तौर पर चाहिए कि मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आ जाए। अफनानुल्लाह साहब, ईरान तो ऑलरेडी मुज़ाकरात की टेबल पर था जिस वक्त अटैक किया इसराइल ने। तो इस वक्त अमेरिका का बिहेवियर जो है या ट्रंप का एटीट्यूड जो है, उसको पाकिस्तान किस तनाजुर में देख रहा है या गवर्नमेंट किस तनाजुर में देख रही है? देखिए, मैंने जितना इनकी पॉलिसीज़ को और इनके बिहेवियर्स को देखा है गौर से, आप ये ना सुने कि वो क्या कहते हैं, आप ये देखें कि वो क्या करते हैं। क्योंकि इनका जो ये काम जो एक्चुअली कर रहे होते हैं, और एक ये अपनी इन्होंने आवाम की कंजम्पशन के लिए एक बनाया हुआ होता है कि जी हम ये चाह रहे हैं। ये जैसे आपने मागा की बात की है, तो ये आप मुझे बता दें कि जब से अब 2 महीने हुए हैं खाली इस हुकूमत, इस नई रजीम को आए हुए, और यहाँ पर ईरान में जंग शुरू हो गई, जो अब मतलब कि इससे पहले कोई नहीं कर सका। ये भी आई थी कि 60 डेज दिए हैं उन्होंने इसराइल को कि भाई हमें 60 डेज दे दें, 61 डे पे आप जाकर अटैक कर दें। मतलब आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इज दैट। नहीं, ये बेसिकली ये देखें, ये सारे ज़ायनिस्ट हैं। आप ये बात समझिए, और उनको ज़ायनिस्ट का जो एजेंडा है वो फॉलो कर रहे हैं। और ये एजेंडा किताबों में लिखा हुआ है, आज से 100 साल पुरानी किताबों में भी लिखा हुआ है कि एक मुल्क बनेगा इसराइल, उसके अंदर जो है वो उसके अंदर फिर वो शुरू में ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, उसके बाद पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से उसकी जंग होगी। ये मैंने खुद आज से बहुत पुरानी किताबों में पढ़ी वाली बातें। तो अब वो वाली चीज़ आपके सामने जो है वो अनरेवल हो रही है। और हम बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं जी नहीं, हम मतलब कि इन चीज़ों में यकीन नहीं रखते। आप बेशक ना रखें, लेकिन आपका दुश्मन तो रखता है इन चीज़ों में यकीन, और वो हमें होता हुआ नजर भी आ रहा है, और वो आपके सामने हो रहा है। मतलब आप यहाँ तो चलें, कोई इसमें इबाम रहो ना, तो ये और इसके अंदर इनका एक्चुअल एजेंडा ये है, जो आपने 2011 के इंटरव्यू का रेफरेंस दिया, वो ये है कि ये अगर इनको मालूम है कि अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, तो फिर मुस्लिम उम्मा जो है इट्स ओवर। मतलब आप कितनी भी आपकी फ़ौज हो, अगर आपके ऊपर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड मार दें, इट्स ओवर, अब क्या कर लेंगे। और दुनिया जा रही है, दुनिया एक रूल बेस्ड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है पोस्ट कोविड, और हम जा रहे हैं रॉ पावर की तरफ। रॉ पावर होगी, जिसकी ताकत होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब अफनान साहब, अभी जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद ट्रंप काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे थे पाकिस्तान से, बार बार बात भी कर रहे थे, पाकिस्तान की ट्रेड की भी बात हो रही थी। तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस सिलसिले में कोई रोल प्ले कर सकें, या फील्ड मार्शल इस सिलसिले में कोई रोल प्ले कर सके कि डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली मीडिएशन की कोशिश की जाए? देखिए, हमारी कोशिश तो बिल्कुल ये होनी चाहिए कि हम अपना रोल प्ले करें, और पाकिस्तान ने कोशिश भी की अपना रोल प्ले करने की। लेकिन मुझे नहीं लगा, आप देखें, ये मामला ट्रंप के हाथ में भी नहीं है। अगर उसके हाथ में होता तो जो उसका आप देखें ना, उसके बयानात आप सुन लें, जो वो कह रहा है और क्या हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो, अगर आप अमेरिका के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, एपैक जो है वो 98% कांग्रेस और सेनेटर्स जितने इलेक्ट होते हैं, उनको जिनको वो सपोर्ट करते हैं 98% वो इलेक्ट होते हैं।
ठीक है। वो सारे के सारे जो है वो इजरायली फंडेड है। तो ये सारे उनकी जो पैसा है, बिजनेस है, वो उनके हाथ में, हॉलीवुड उनके हाथ में, मीडिया उनके हाथ में, फौज उनकी बड़े बड़े जनरल जो है उनके हाथ में। तो फिर पीछे क्या रह गया? आप मुझे बता दें, वो तो सैटेलाइट स्टेट है इजराइल की, अमेरिका। अगर आप उनका आप जो बिहेवियर दुनिया के सामने खुल के आया है। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें पाकिस्तान की भी एक हिस्ट्री रही है, और वो हिस्ट्री ये है कि इस रीजन में, जिस रीजन में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमने किसी की हेजेमनी तस्लीम नहीं की। चाहे कितनी ही मुश्किल हमें ना काटनी पड़ी हो, चाहे कितनी लंबी और तकलीफ दे जंग हमें ना लड़नी पड़ी हो, चाहे देखें ना यूएसएसआर भी बहुत तगड़ा था। यूएसएसआर के पास जितनी बड़ी फौज और जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी के पास नहीं थे। आज भी जो है वो उनकी जो, अब तो खैर रशिया हो गया, लेकिन उसको भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने वक्त भी बदल गया, जंग के तकाजे भी बदल गए हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी के अंदर हम जिस तरह से देख रहे हैं, नई इनोवेशंस आ रही हैं। अब तो 5th जनरेशन वॉरफेयर, मीडिया का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, उसने कितना बड़ा रोल प्ले किया है। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो के अंदर एक और प्लेयर चाइना, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया, उस पर भी बात करेंगे। साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम चाइना की बात छोड़े गए थे कि चाइना की जानिब से एक स्टेटमेंट आया है चाइनीज़ प्रेसिडेंट का। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है। और इससे पहले जो उन्होंने बात की कि उन्होंने बरतानिया का जिक्र किया, स्पेन का जिक्र किया, फ्रांस का जिक्र किया कि ये वो तमाम ममालिक की रजीम्स थी जो ये समझती थी कि उनके बगैर दुनिया नहीं चल सकेगी। अमेरिका भी यही समझता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके बगैर भी चल सकता है। ब्रिगेडियर साहब, आपको ये स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? चाइना का इंतजार किया जा रहा था, कंडेम उन्होंने कर दिया था इस अटैक को जो इसराइल ने किया, लेकिन ये स्टेटमेंट, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, एक प्रिंसिपल है कि टोटलिटेरियन जो होते हैं, जो आसमान पे जाते हैं वो जरूर गिरते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो ये अमेरिका को सोचना चाहिए कि एब्सोल्यूट पावर के साथ एब्सोल्यूट ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। जिस तरीके से आपके सामने जो जुल्म बर्बरियत किया जा रहा है गजा में, और अब तो उनको खुला सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि लोग ईरान की तरफ टेंशन डाइवर्ट हुए इजराइल ईरान की लड़ाई में, और वहां पर जो रोज कभी 55-60 बच्चे, औरतें, बूढ़े खुराक लेने के लिए खड़े में उनको मार रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि कोई इंसानियत में एक चीज होती है, ह्यूमैनिटी है। ये तो नेतन्याहू इज अ ब्लडी एनिमल, ऑनेस्टली आई फील कि ये कोई रात को सोता है तो इंसान सोचता है कि व्हाट आई एम डूइंग इट, एंड मैंने कभी मरना भी है तो मैं ये लेके जा रहा हूँ अपने साथ, अमान लेके जा रहा हूँ। और सेकंड, उसके बाद बावजूद ये अगर इजराइल के 24 लोग मरे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमारा बड़ा नुकसान ईरान ने कर दी, सिविल मार दी, वहां आपने 200-250 लोगों को मार दिया, तो क्या आपके लोग स्पेशल हैं, बाकी कोई एनिमल्स हैं? लेकिन ये हमारी कमजोरी है। आई स्टिल फील टुडे इज द टाइम, एवरी आवर वी आर गेटिंग लेट। इस्लामिक ममालिक की अपनी सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी है कि इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, इस OIC को होल्ड करें, वहां से रेजोल्यूशन लेके जाएं, टेल द वर्ल्ड। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अब तो यूनाइटेड नेशन का फायदा कोई नहीं है। इट इज ओनली मेंट फॉर पुअर पीपल कि इराक पे कब्जा कर लो, लीबिया पे कर लो, सीरिया पे कर लो, ईरान पे कर लो। वो बस कंडेमनेशन की हद तक ही रह गया है। शर्मिला, अभी रिसेंटली एक पार्लिमानी वफ्द वापस आया है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में गया था, पाकिस्तान का मुकदमा रखा उसने दुनिया के सामने। आपको लगता है कि इस तरह का एक और वफ्द बनना चाहिए जो इस इशू को लेकर दुनिया भर में जाए और उसकी क़यादत करें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्योंकि बड़े अच्छे से वो डिफेंड करते हैं पाकिस्तान को? जी देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो काविशें रही हैं बहैसियत एक फॉरेन मिनिस्टर, वो आपके सामने थी। ही पुट पाकिस्तान बैक ऑन द ग्लोबल स्टेज, हालांकि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेशन की तरफ चला गया था। और फिर अब जब वो लीड करके गए डेलीगेशन इंडिया के अनप्रोवोक्ड वॉर के बाद, और वहाँ पर जो बात की है चेयरमैन साहब ने, दैट वाज प्योरली अबाउट पाकिस्तान। और पाकिस्तान के हवाले से जो कश्मीर का स्टैंड है, और पाकिस्तान जिस तरीके से पानी के ऊपर इंडिया को वेपनाइज नहीं करने दे रहा पानी, जिस तरीके से हमने अमन की बात की है, तो वी स्पोक ऑन फैक्ट्स। हमने दुनिया में ये बात बावर कराई कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, और पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की जंग नहीं चाहता। हम तमाम मामलात के ऊपर रेजोल्यूशन चाहते हैं,
हम चाहते हैं कि डायलॉग हो और मामलात हल हों। और आई थिंक जहाँ जहाँ वो गए, फ्रॉम न्यूयॉर्क टू वाशिंगटन टू लंदन टू ब्रसल्स, और जितने भी ऑफिशियल से मिले हैं उन सब ने पूरे डेलीगेशन की जो एक काविश थी उसको सराहा है। उसके बरक्स अगर आप इंडिया की डेलीगेशन को देखें तो वो वही नैरेटिव लेके चल रहे थे और जारहाना नैरेटिव था। यहाँ तक कि जब वो वहाँ पर थे, यहाँ पर जयशंकर जो है वो किस किस्म की बातें कर रहा था, मोदी किस किस्म की बातें कर रहा था, पाकिस्तान की यूथ को मैसेज क्या दे रहा था कि जी ये रोटी खाओ या गोली खाओ मेरी। तो देखिए दुनिया में अब इंडिया जो है एक तरीके से कॉर्नर हुआ है पहली बार, और इंडिया जो हमेशा से रवायती तौर से एक दहशतगर्दी के वाक़े को लेके पाकिस्तान को स्केपगोट बनाता था, वो दैट इज़ सेटल नाउ कि अब दुनिया जानती है कि इंडिया कितना झूठ बोल सकता है, मोदी सरकार कितनी झूठ बोल सकती है। आई थिंक इस इशू के ऊपर भी हमें अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को मज़ीद तेज़ करना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता इफ दिस स्पिल्स इनटू अ न्यूक्लियर वॉर तो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे ही अच्छा, मीडिया के ऊपर मैं जाऊंगी, थोड़ा सा ज़रा आप कमेंट कर दें, फिर मैं डॉक्टर ज़रका की तरफ आती हूँ। वेस्टर्न मीडिया इजराइल को बिल्कुल वैसे ही एक मजलूम के तौर पर दिखा रहा है जैसे फ़लस्तीन के बारे में वो कहते थे कि इजराइल को हक है, वो अपना दिफा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो हर चीज़ बहुत ही क्लियर है कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा था, इजराइल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो ये हिपोक्रेसी जो है वेस्टर्न मीडिया की, व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट वर्किंग? आई थिंक देखिए वेस्टर्न मीडिया और जो वेस्ट है बाय एंड लार्ज वो बड़े क्लैंडस्टाइन तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, और ये हमने फ़लस्तीन के मामले के अंदर भी देखा। तो उनसे कुछ और एक्सपेक्ट करना मैं समझती हूँ कि हमें नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए था। इसी तरीके से जो जिस तरह मैंने पहले भी बात करी, जो एक पाकिस्तान को भी कॉर्नर करने की कोशिश की गई कि जब वो AI जनरेटेड वीडियोज़ और तमाम चीज़ें दिखाई गई और ये एक र्यूमर फैलाया गया कि पाकिस्तान अपनी जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो इस्तेमाल करेगा ईरान को हेल्प करने के लिए, फिर उसमें पाकिस्तान को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी देना पड़ा कि जी हमारे जो न्यूक्लियर आर्सेनल है दैट इज़ ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस एंड फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो पाकिस्तान ऑलरेडी इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं जो है उसको सख्त किया जा रहा है। तो हमें जिस तरीके से भी आगे चलना है हमें बहुत सोच समझ के चलना है। चाइना की अभी आप बात कर रही थी, तो चाइना ने बड़ी रिस्ट्रेंट भी दिखाई है। चाइना ने बात की है कि डीएस्केलेशन हो और मीडिएशन की बात की है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन चाइना भी बड़े रिस्ट्रेंट से काम, बिकॉज चाइना देखें, चाइना बिलीव्स कि वो उसको अपनी इकॉनमी बनानी है। चाइना किसी जंग में नहीं पड़ता, लेकिन इसी तरीके से चाइना के एफर्ट्स फॉर मीडिएशन फॉर डीएस्केलेशन जो है वो काम आ सकते हैं, टर्की के आ सकते, क्योंकि ये रवायती तौर पे पाकिस्तान के बहुत करीबी दोस्त हैं। सो आई थिंक अगर पाकिस्तान को खुदा न खासा एम्ब्रॉयल किया जाता है तो ये जो ममालिक हैं ये आगे आएंगे। और आई थिंक इस वक्त ये एक बड़ा अपॉर्चुन वक्त है कि आप जो है मीडिएशन के हवाले से और डीएस्केलेशन के हवाले से अपने एफर्ट्स जो हैं वो तेज़ करें ताकि वहाँ तक मामला पहुँचे ही ना। ठीक है डॉक्टर ज़रका, कहा गया है कि बानी PTI ने एहतजाज जो है वो इसलिए मौखर किया है कि ईरान इसराइल का इस वक्त तनाज़ा चल रहा है। वाकई में यही बात है या फिर अभी तैयारी नहीं थी PTI की? मेरा ख्याल है जी, जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि इस वक्त हालात नहीं है। देखिए अभी जो हुआ था, ये मत भूलिए कि इस वक्त दुनिया एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में घुस चुकी है पिछले 1-1.5 साल से। डिफरेंट थिएटर्स को वो चेक कर रहे हैं। एक थिएटर यूक्रेन का है, एक थिएटर पैलेस्टाइन का है, और अभी जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे किया वो एक टेस्ट था पाकिस्तान का कि क्या होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान पे हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ईरान के जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन की हुई थी पिछले चंद महीनों में, जिस तरह हमने देखा कि उन्होंने तो ईरान के अंदर उनकी VVIP प्रोटोकॉल के अंदर जो लोग थे, हसन नसरुल्लाह साहब क्या, तो ईरान के अंदर बैठे हुए लोग क्या, उन्होंने एक एक करके दिखाया कि किस तरह से उन्होंने एक इंटेलिजेंस फेलियर ईरान का दिखाया। तो उनको परहैप्स ईरान ज़्यादा इजी टारगेट लगा क्योंकि ईरान की एक्टिविटीज़ भी थी पैलेस्टाइन की सपोर्ट में। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक बड़े ख़तरनाक मोड़ पे खड़ा है, और हम मतलब पाकिस्तान की दिफाई फ़ौज और जिस तरह से हमारी एयर फोर्स ने और जिस तरह से तीनों अफवाज ने मिल के पाकिस्तान को मतलब डिफेंड किया हमारे लोगों ने, और जिस तरह से चाइना जो कि एक 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है और उनकी सोच भी बड़ी मैच्योर है, तो हम
ये बात समझिए कि इस वक्त और इमरान खान साहब, मतलब हम जैसे आम पाकिस्तानियों को पता है कि क्या हालात हैं, तो आप इमरान खान साहब को तो पूरी तरह से इस बात का ख्याल है, क्योंकि देखिए जब पहले भी कुछ हुआ था पीटीआई साथ नहीं बैठी थी, इसलिए फिर मैंने ये सवाल तो किया आप वैसे ही पीटीआई का बार बार ये प्रॉब्लम आता है। कल भी हमारे साथ पीटीआई के एक दोस्त मौजूद थे और उनसे मैंने ये सवाल किया कि पार्लिमानी वफ्द के अंदर पीटीआई की कोई रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं थी। इसका जवाब मैं दे दूं, इसका जवाब दे दें, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा ही नहीं। ये तो हमें बहुत बड़ा गिला है उनसे। हमने तो इसको नहीं समझा। हुकूमत ने अभी जो पार्लिमानी वफ्द पूरी दुनिया में गया उसमें ऑपोजिशन का एक इंसान भी नहीं था, एक पार्लिमान से उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव नहीं लिया, और ये तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कमजोर स्टैंड है जहां आप ऑपोजिशन को लेके नहीं जाते। आप लोग साथ बैठने के लिए बिल्कुल साथ बैठने को तैयार हैं। ये बातें सिर्फ बातें ही हैं, सिर्फ क्यों आप इन्होंने तो हमें तो इनसे बहुत गिला है कि ये क्यों नहीं लेके गए, और अब इनको लेके जाना चाहिए साथ। अफनान साहब को भी नहीं लेके गए। अफनान साहब बड़ा अच्छा डिफेंड करते हैं। हम गए थे, मैं और डॉक्टर ज़रका चाइना गए थे। हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह पे हम, जहाँ उस सूबे पे हम लोग गए जिधर से जो है एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जो है उनका ताल्लुक है, उधर गए, उधर जाके बड़ा उन्होंने हमें अच्छी तरह उन्होंने हमें वेलकम किया, और हमने बड़ा उनके जो सीनियर लीडरशिप उधर उनसे हमारी मुलाकात हुई। लेकिन जो बात है जो डॉक्टर ज़रका कह रही है कि हम पीटीआई के बाकी जगहों पे क्यों नहीं लेके गए, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वहाँ पे जाके अगर ये कहना शुरू कर देते कि जी इमरान खान के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और पीटीआई के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, तो वो सारा का सारा जो फोकस है वो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से हटके कहीं और चला जाता है, इंटरनल हमारे इशूज़ पे। ये बुनियादी वजह थी, बस ये वजह थी। नहीं ये और ये यही आप मुझे बता देना कि हर कोई भी काम हो रहा हो, आप किसी भी काम पे कर रहे हो, आप उसका एक एंगल बना के उसमें से भी आप ले आते हैं कि जी इमरान खान साहब का मामला है। डॉक्टर ज़रका वो कह रहे हैं कि इस वजह से ट्रस्ट डेफिसिट था। मैं बहरीन गई, मैंने पाकिस्तान, आई वाज द ओनली पार्लियामेंटेरियन हु रिप्रेजेंटेड डॉक्टर साहब मशहूर हैं इसलिए इन्होंने किया, बाकी जो है वो जो इमेच्योर है उनकी भी तो तो ये तो देखिए ना, आपको ये समझने की ज़रूरत है। मैं एथेंस गई, आई वाज द ओनली पर्सन, आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, और आप जब देखें आपके ये अंदरूनी मामला है, देना चाहिए था पार्लियामेंट अंदरूनी मामला, आप भी कॉन्फिडेंट है काफी। नहीं उससे कुछ नहीं होता, लेकिन बात ये है कि ये अंदरूनी मामला है हमारे साथ। जब आप बाहर जाते हैं तो फिर फॉर्म 47 नहीं शुरू कर दिया ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ वहाँ पे जाके कोई इनका बंदा फॉर्म 47 शुरू कर दे तो फिर आपकी बड़ी बुरी लगती है ना, आपकी क्या रिप्रेजेंटेशन होती है। लेकिन पीपल्स पार्टी आजकल पीटीआई की काफी कुर्बत में आ रही है, काफ़ी मुलाकातें भी हो रही हैं, बातचीत भी हो रही है। शर्मिला, कुछ हो सकता है बजट के मामले पे खास तौर पर कोई इत्तेहाद बन सकता है? देखिए जी, सियासी जमातों की आपस में मुलाकातें होनी चाहिए, नुमाइंदों की मुलाकातें होनी चाहिए, नॉट नेसेसरली। हाँ, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सोच रखने वाली जमात है और हम आवाम के मसाइल के ऊपर बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, इनको भी करनी चाहिए। इनको तो बहैसियत ऑपोजिशन के एक शैडो बजट देना चाहिए था, इनका काम है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपोजिशन। बहुत भारी जिम्मेदारी होती है, वो तो खैर ये निभाने से कासिर रहे, लेकिन जिस तरह इश्यूज़ मैंने पहले भी बात की है कि देखें, तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ नहीं दिया, सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स लगा दिया, M6 मोटरवे के लिए बड़ी पैल्ट्री रकम रखी है, K4 का प्रोजेक्ट है पानी का, उसके लिए रकम नहीं रखी है, कराची का, इस तरीके से दीगर मामलात हैं। और फिर ये जो FBR को जो अरेस्ट के अख्तियारात दे रहे हैं कि जी एक नया नैब बनाने की कोशिश करें, तो ये इश्यूज़ हैं, इस पर अगर ये बात करने को हम पे हमारे साथ तैयार हैं तो वाई नॉट। दीज आर इशूज़ विच डायरेक्टली रिलेट टू पब्लिक, और ये अगर हम गवर्नमेंट को कोई गलत काम तो नहीं करने देंगे ना, इसका हम इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम आग बंद करके जो वो उल्टा सीधा काम करें हम उसके ऊपर वोट कर दें। तो अगर उसके ऊपर बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल बात करें। अच्छा, अगर नहीं गवर्नमेंट मानती है जो मुतालबात कर रही है पीपल्स पार्टी बजट के मामले पर, तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या, क्यों नहीं मानेगी, वाई नॉट। देखिए, हम फाइनेंस की कमेटी के अंदर भी बैठते हैं, उमर अयूब साहब वहाँ पर हैं, इज़ ऑपोजिशन लीडर ऑल्सो, और वो फाइनेंस कमेटी के मेंबर भी हैं, और आई थिंक आज भी जब हमारी डिस्कशन हुई तो ऐसे बहुत सारे क्लॉजेज हैं जिसके ऊपर हमने एक बड़ा स्टैंड लिया है, और अगर उसके ऊपर अगर हम हाउस के अंदर भी वोट नहीं करते तो वो क्लॉज पास नहीं होगा। तो देखिए, हमें इशू बाय इशू देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा बजट ही रिजेक्ट कर दें, लेकिन अगर ये इशूज़ हैं, देखिए इस वक्त सिंध के साथ बड़ी ज़्यादती की गई है, एक PIDCL एक कंपनी बना दी है जिसमें सिंध के जो मंसूबे हैं, जो वफाक देता है वो उसमें वफाक एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज़ अगेंस्ट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, क्योंकि बाकी सूबों को उनके मंसूबे दे दिए गए, वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो एक अजीब सी एक नाइंसाफ़ी हो रही है सिंध के साथ, ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं जो बात इन्होंने FBR से रिलेटेड की, मैं उसको सेकेंड करता हूँ। FBR जो है वो एक समझ लें कि करप्शन का डैन है पाकिस्तान में।
जितने सीनियर मैनेजमेंट है FBR की सारे अरबोपति हैं अल्लाह के फजल से। आप इनके असासे निकाल के देखें, ये ऐसे ऐसे आपको आप हैरान हो जाएंगे इनके पास क्या क्या कुछ नहीं है। तो आपकी गवर्नमेंट है कोई नहीं, ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। देखिए मैं ये समझता हूँ, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है कि इनके सारे असासे कौम के सामने लेके आने चाहिए। चेयरमैन FBR के सबसे पहले लेके आने चाहिए और फिर बाकी सबके लेके आने चाहिए, ताकि कौम को पता तो चले इन्होंने माल इतना बनाया कहाँ से। ये सारे कुछ बैठ के 2 नंबरियां करते। 1000 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन, 1000 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन FBR में होती है। 1000, हमारा दिफा का बजट 2500 अरब रुपए का है। 1000 अरब रुपए ये लोग खा जाते हैं खाली, और ये फिर पूरे पाकिस्तान। और ये खाली ये नहीं है, FBR ये भी बिल्कुल ठीक कह रही है कि इनको जो अरेस्ट करने का दे रहे हैं, ये एक ऑलरेडी एक ऐसा इदारा है जो कि इस्तेमाल होता है सियासी मकासद के लिए, झूठे केसेस बनाने के लिए। ठीक है। चलो मैं लास्ट कमेंट जो है वो ब्रिगेड साहब से भी ले लूँ। ब्रिगेड साहब, एक तो इस पर भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा अमरीका, उस पर भी उन्होंने काफ़ी मुलाकातें की है, उस पर भी मैं चाहूँगी कि कॉमेंट कर दें आप। अच्छा देखें, ये जो FBR के अफनान बात करें, 1000 नहीं, ये 3000 से 4000 अरब रुपया एक साल FBR में सेल टैक्स, इनकम टैक्स और कस्टम में चोरी होता है। ये जो दौरा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का, इट हैज बीन ट्रेमेंडस। इनवाइट करना मींस कि दे गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। फिर वहाँ जाके जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने उनको रिसेप्शन दिया है, वहाँ जिस तरीके से उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि ये आप हमारे असासा हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं, एंड वी एक्सपेक्ट लॉट फ्रॉम यू। और ऑब्वियसली ओवरसीज पाकिस्तानी वाकई बहुत मोहब्बत वतन है और वो पाकिस्तान से बड़े कंसर्न रहते हैं। और चीफ आर्मी स्टाफ ने जिस तरीके से इंस्पायरिंग कमांड से और प्रोफेशनल तरीके से इंडिया के घुटने टेके हैं, आई थिंक पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान पूरे का एक स्ट्रेचर आसमान पे चला गया है। पीपल दुनिया में हमें रिकग्निशन मिल रही है, तो ये लॉट ऑफ क्रेडिट उनको जाता है। और आई थिंक इसी वजह से अमेरिकन ने उनको इन्वाइट भी किया। और इंडिया को देख लें कि G7 में भी उसको मेन बोर्ड की जब पिक्चर का टाइम आया, ही वाज नॉट विजिबल। ये ही बीन आइसोलेटेड और पाकिस्तान हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी ऑफ नेशंस। दैट्स ठीक है। 3000 अरब की जो बात कर रहे हैं, मेरे लिए कंसर्निंग इसलिए कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें, मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करें, और आपको मालूम है ये चीज़, इसको ठीक कौन करेगा फिर? ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ये ब्लैकमेलिंग का डन है, सियासत का डन है, और अपने काम के अलावा बाकी सारे आप इनसे काम करवा लें। झूठे केसेस बनाने का ये सबसे आसान, अगर आपने किसी सियासतदान पे झूठा केस बनाना है ना, सबसे आसान ये है कि FBR के किसी बंदे को अपने साथ मिलाओ और उसके थ्रू आप बना लो। प्राइम मिनिस्टर को पता है ये बात? बिल्कुल पता है, सबको पता है, किसको नहीं पता? कुछ हो क्यों नहीं रहा इसके? इसलिए नहीं हो सकता कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ। ये तो इदारा जो है, ये तो मैं तो समझता हूँ कि इस इदारे के अंदर आपको बिल्कुल बहुत बड़ी जो है ना वो करनी पड़ेगी कि आप बहुत बड़ी तादाद में लोगों को निकालना पड़ेगा और सारी मैनेजमेंट को फारिग करना पड़ेगा। और सिर्फ देखें, चेयरमैन FBR के असासे कौम को पता होने चाहिए, वरना वो चेयरमैन FBR लगना ही नहीं चाहिए उसको। ठीक है, जो वरना ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप अरबों रुपए अपने बच्चों के, अरबों रुपए बीवी के, अरबों रुपए अपने, अरबों रुपए असासे बना के बैठे हुए हो, तो दूसरों को क्या पूछोगे? 30 सेकंड मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी जी कि ये जो बजट आया है ये बिल्कुल गरीब के लिए एक डेडली बजट है। मैंने आज 20 अमेंडमेंट्स डाली हैं, ठीक है, फाइनेंस कमेटी में, कि ये आम आदमी के लिए इसको आसान बनाया जाए। और FBR को तो अभी फिर व्हाइट पेपर का ऐलान किया था ना PTI ने, वो भी नहीं आया अभी तक। मैं PTI की लीडरशिप में तो हूँ नहीं, मैं तो एक वर्कर हूँ। एज अ वर्कर जो मैंने अपना काम किया, आई एम टेलिंग यू, देखिए वो तो हम तो बात कर रहे हैं इस वक्त FBR के हवाले से बजट की, कि किस तरह से आम आवाम पे, गरीब आदमी पे बहुत सारे टैक्सेस लग गए हैं, और अमीर आदमी 50 करोड़ से ज्यादा जिस आदमी की वैल्यू है उस पर कोई टैक्स नहीं इन्होंने लगाया, सिवाय वो जो पुराना वेल्थ टैक्स चल रहा है। जो PTI, जल्दी से बता दीजिए, PTI बॉयकॉट करेगी, वोटिंग में हिस्सा तो नहीं डालेगी? बिल्कुल, PTI हैज रिजेक्टेड द बजट, ठीक है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू। इसीलिए हम इनसे भी बात करें कि जो आम आदमी के इश्यूज हैं उनके ऊपर हमारे साथ खड़े हो, ताकि आम आदमी के इंटरेस्ट में इस बजट को ठीक किया जाए। ठीक है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, मेहमानों को आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर उनसे बात किया। डेवलपिंग सिचुएशन है इस वक्त भी ईरान और इसराइल की, लेट्स सी आगे जाकर क्या होता है। आई होप जो भी हो वो दुनिया के लिए बेहतर हो, और स्पेशली पाकिस्तान भी अगर उसके अंदर किरदार अदा करता है तो हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।